औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट की क्लास के लेक्चर नंबर 6 में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर का टॉपिक कंप्लीट किया था और उसमें हमने ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर पढ़े थे और वो सॉफ्टवेयर जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं या अपनी रूटीन लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में जाना था। और फिर हमने आखिर में कम्युनिकेशंस के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे ईमेल वगैरह, वो हमने उसके बारे में जाना था। आज हम सिस्टम यूनिट्स हार्डवेयर की तरफ चलते हैं और सिस्टम यूनिट को देखेंगे। सिस्टम यूनिट क्या है और इसके अंदर जो खुसूसन मदरबोर्ड और मदरबोर्ड के ऊपर जो चीज़ें लगी होती हैं, जो डिवाइसेस लगी होती हैं या उसकी जो उसमें छोटी छोटी डिवाइसेस या यूनिट्स लगे हुए उनके बारे में हम जानेंगे। आज हम सिस्टम यूनिट्स में मदरबोर्ड और मदरबोर्ड के बाद फिर हम सीपीयू की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि वो कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिस्टम यूनिट के बारे में हमने इससे पहले भी जाना था कि जो हमारे पास ओवरऑल जब भी हम कोई कंप्यूटर परचेज करते हैं तो एक तो हमारे पास मॉनिटर होता है और एक साथ में बड़ा सारा जिसे हम डब्बा कह सकते हैं प्लास्टिक का या स्टील का, उस ओवरऑल उस सारे को सिस्टम यूनिट कहा जाता है। लेकिन उस सिस्टम यूनिट के अंदर असल में जो चीज़ें हैं वो देखने या समझने के लायक है। जैसे कि सिस्टम यूनिट दैट कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे इस सिस्टम यूनिट के अंदर ही पैक होंगे, लेकिन ये सारे एक बोर्ड के साथ अटैच होते हैं। ये जो सेंटर में एक बोर्ड होता है इसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। अब इसके साथ तमाम चीज़ें अटैच होती हैं और ये हमने इसके अंदर पैक की होती हैं जिसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। अच्छा, ये प्लास्टिक और मेटल और प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स इनसाइड जो ये उसका एक होता है बॉक्स सा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। अब जो सिस्टम यूनिट टिपिकली कंटेन इसमें मदरबोर्ड होगा। अब जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड के ऊपर जो चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं जो हम वन बाय वन आगे देखेंगे। अब ये जो सिस्टम यूनिट्स है वो आपको मार्केट में डिफरेंट शेप्स और साइजेस में मिलता है। जो हमें वर्टिकल साइज का वर्टिकली जो हो उसे हम टावर मॉडल कहते हैं और जो इस तरह से लैंडस्केप पड़ा होता है नीचे और उसके ऊपर हम मॉनिटर या कंप्यूटर मॉनिटर हमने रखा होता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। इसमें एक और चीज़ होती है ऑल इन वन कंप्यूटर भी होता है। इसमें एक ऑल इन वन कंप्यूटर भी होता है। ऑल इन वन का बता रहा था कि ऑल इन वन कंप्यूटर्स कंटेन द सिस्टम यूनिट एंड मॉनिटर इन द सेम केस। तो एक ही केस में ये लेट्स से एक केस है आपका और इसी के अंदर सारा कुछ लगा हुआ है। सिस्टम यूनिट भी है, मॉनिटर है, इसके बैक साइड पे वो सिस्टम यूनिट भी यानी कि प्रोसेसर वो सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल्ड होती हैं। इसे ऑल इन वन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा द सिस्टम यूनिट इन द ये जो स्लेट टैबलेट होता है, अब इसमें सामने आपकी स्क्रीन होती है लेकिन बिहाइंड उसके जो है ना वो सिस्टम यूनिट होता है जिसके अंदर आपका प्रोसेसर वगैरह। जैसे आप अगर यहाँ पर देखें ये टैबलेट है, अब ये एक स्क्रीन ही नज़र आ रही है लेकिन इसके बैक साइड पे इसी के अंदर ही वो सिस्टम यूनिट भी इंस्टॉल्ड है। इसी तरह अगर आप ये लैपटॉप में देखें तो लैपटॉप में ये जो कीबोर्ड और कीपैड की जो जगह बनी होती है यहाँ पर इसके अंदर ये नीचे ये सिस्टम यूनिट इंस्टॉल्ड होता है जिसे सिस्टम यूनिट हम कहते हैं इसके नीचे। और उसमें क्या होता है प्रोसेसर लगा होगा, उस प्रोसेसर में आपकी रैम और वो सारी मदरबोर्ड है उसी के अंदर आपकी प्रोसेसर भी लगा, रैम वगैरह सारा कुछ इसी में लगा होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड की। ठीक है, अब सिस्टम यूनिट में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो मदरबोर्ड कहलाता है।
मदरबोर्ड वो मेन बोर्ड भी इसे कहते हैं जी, सिस्टम बोर्ड भी इसे कहते हैं, और ये बेसिकली एक इम्पोर्टेंट सर्किट बोर्ड है। इट इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम। बेसिकली ये क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम से मुराद ये है कि अगर रैम और हार्ड डिस्क और प्रोसेसर, ये तीन डिवाइसेस हैं या तीन यूनिट्स हैं, इन्होंने अगर आपस में बात करनी है तो वो मदरबोर्ड के ऊपर इनको हम इंस्टॉल करते हैं और वो थ्रू मदरबोर्ड आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। द मदरबोर्ड कंटेन्स, अब इस मदरबोर्ड पे क्या क्या प्रोसेसर लगा होता है, मेमोरी होती है, एक्सपेंशन स्लॉट्स होती है, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स होते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर प्रोसेसर से मेमोरी में कोई इंफॉर्मेशन जा रही है तो वो क्या होगा, कोई इंस्ट्रक्शन जा रही है तो वो क्या होगा, वो थ्रू मदरबोर्ड, हम आगे पढ़ेंगे बसेस, वो थ्रू मदरबोर्ड वो सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। अच्छा, सबसे पहले अब मदरबोर्ड के ऊपर हम पढ़ लेते हैं सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू कहते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। और ये सीपीयू लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड और इट कैरीज आउट मोस्ट ऑफ वर्क ऑफ कंप्यूटर, और सारा काम इनफैक्ट तो जो है वो सारा ये सीपीयू ही कर रहा होता है, इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और ज्यादातर मोस्ट ऑफ वर्क कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशन एंड डेटा ट्रांसफर। All function of processor usually are on a single chip in a personal computer. बेसिकली ये जिसे हम सीपीयू कह रहे हैं, ये एक चिप होती है, एक सिंगल चिप जिस पे ये सारा काम हो रहा होता है। तो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोसेसर्स चिप आल्सो प्रोवाइडिंग अ मल्टी कोर प्रोसेसर्स। अब जो इसके बनाने वाले हैं मैन्युफैक्चरर, जिसमें सरफहरिस्त इंटेल है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मशहूर है, और इंटेल के ही प्रोसेसर ज़्यादा इस्तेमाल हो, इसके अलावा AMD भी है, लेकिन जो इंटेल है ये ज़रा ज़्यादा मशहूर है। तो द मैन्युफैक्चरर प्रोसेसर चिप्स आल्सो प्रोवाइडिंग मल्टी कोर प्रोसेसर। अब ये जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, ये मल्टी कोर प्रोसेसर की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, और आजकल तो मल्टी कोर प्रोसेसर ही चल रहा है। अब मल्टी कोर प्रोसेसर क्या मुराद है, सिंगल चिप दैट कंटेन्स टू और मोर सेपरेट प्रोसेसर इज नोन एज अ मल्टी कोर प्रोसेसर। अब देखिए यहाँ पर कि अगर हमारे पास एक चिप है, एक प्रोसेसर काम कर रहा है, उसके ऊपर डिफरेंट उसके पाथ बने हुए हैं और वो एक ही काम कर रहा है, एग्जीक्यूशन हो रही है, तो ये क्या है, ये सिंगल कोर इसे हम कहते हैं। मल्टी कोर से क्या मुराद है कि हमारे पास दो सेपरेट प्रोसेसर काम कर रहे हैं, दो सेपरेट प्रोसेसर काम कर रहे हैं जो एक ही वक्त में एक काम या एक से ज्यादा काम को सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो ये कहलाती है मल्टी कोर। यानी कि सिंगल चिप दैट कंटेन्स टू और मोर सेपरेट प्रोसेसर इज नोन एज मल्टी कोर प्रोसेसर। मल्टी कोर प्रोसेसिंग reduced access time and increase overall performance। इसकी मिसाल बड़ी सादा सी है कि अगर एक बंदा काम कर रहा है और वो कुछ काम कर रहा है, अब उसी काम को अगर दो बंदे मिलकर करें तो उसकी डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, वो ज्यादा जल्दी काम करेगा। तो इस चीज को हम कहते हैं मल्टी कोर। अब मल्टी कोर में एक से ज्यादा प्रोसेसर होंगे, ठीक है। अब वो 2 4 6 इस तरह से होते हैं। आगे देखिए, इट रिड्यूसेस एनर्जी कंजम्पशन ओवरऑल और मल्टीपल सेपरेट प्रोसेसर। मल्टी कोर प्रोसेसर इंक्लूड ड्यूल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर, 6 कोर एंड 8 कोर। ये आप आजकल जब भी मार्केट में जाते हैं कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने, तो सबसे पहले आपका इन टर्म से है जी, क्या है जी, ये जी ड्यूल कोर है जी, क्वाड कोर है। तो ये टर्म्स क्या हैं, इनको जरा समझने की जरूरत है, तो ये भी आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ। मल्टी कोर इंक्लूड ड्यूल कोर, क्वाड कोर, 6 कोर एंड 8 कोर होता है। और AMD एंड इंटेल ऑफर्स मल्टी कोर प्रोसेसर। AMD जो कंपनी अभी आपको बताई है, जो प्रोसेसर बनाती है, ये भी मल्टी कोर प्रोसेसर ऑफर कर रही है, और जो है इंटेल ये भी मल्टी कोर ऑफर कर रही है। अच्छा, ये टू मोस्ट कॉमन मल्टी कोर प्रोसेसर है वो क्या क्या जी, ड्यूल कोर प्रोसेसर है। अ ड्यूल कोर प्रोसेसर चिप कंटेन्स टू सेपरेट प्रोसेसर्स, ठीक है। अब जो ड्यूल कोर है उसमें क्या होगा, चिप हो लगी होगी, जो वो चिप एक बाजार आपको लगी होगी प्रोसेसर, लेकिन उसके अंदर वो दो प्रोसेसर होंगे जो सेपरेट अलग काम कर रहे होंगे। क्वाड कोर प्रोसेसर चिप कंटेन्स 4 सेपरेट प्रोसेसर। अब इसके अंदर क्या होगा, जो क्वाड कोर होगा वो क्वाड से मुराद 4, कि वो एक जो चिप लगी हुई है उसके अंदर 4 अलग से प्रोसेसर काम कर रहे हैं।
तो जितने ज्यादा का आप ड्यूल कोर है तो उसकी स्पीड होगी ज्यादा एक सिंगल कोर से, और फिर क्वाड कोर की उससे ज्यादा स्पीड होगी। तो जब आप जाएंगे मार्केट में चीज लेने के लिए तो आप उनसे पूछेंगे जी कि ये ड्यूल कोर है कि क्वाड कोर है। उसके आगे भी होता है, उसको भी हम देखते हैं मजीद आगे जब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम जरा देख लेते हैं कि सीपीयू जो काम कर रहा होता है, फिर इसके इंटरनल फंक्शनैलिटी को हम देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहा होता है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ टू मेन यूनिट्स, जिसे हम अरिथमेटिक एक यूनिट कहलाता है और एक लॉजिकल यूनिट कहलाता है। सॉरी, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये एक हिस्सा कहलाता है और दूसरा इसका कंट्रोल यूनिट कहलाता है। अब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या होता है, इसमें दो काम इनफैक्ट हो रहे होते हैं। ये एक यूनिट कहलाता है, एक हिसाब का कहलाता है। अब इसमें क्या काम हो रहे थे जी, अरिथमेटिक यूनिट में जितनी भी आपकी बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस हैं वो सारे परफॉर्म हो रहे होते हैं। मसलन अब अरिथमेटिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे किस में हो रहे होंगे, अरिथमेटिक यूनिट के अंदर हो रहे होंगे। और लॉजिकल यूनिट में क्या काम हो रहा होता है जी, लॉजिकल यूनिट में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, लाइक कंपेयरिंग टू डेटा आइटम्स, फाइंड विच डेटा आइटम इज ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। अब ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये किस में हो रहा है जी, लॉजिकल यूनिट में। अब ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के दो पार्ट हैं, एक में अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं और एक में लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर। सुपरवाइजर मीन कि जिसने सारी चीजों को सुपरवाइज करना है और मैनेज करना है, ये इसका बेसिक काम है कंट्रोल यूनिट का। इट डज नॉट एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय इटसेल्फ, ये खुद से कोई काम नहीं करता। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको कंट्रोल भी करता है और आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन भी करवाता है। इट परफॉर्म दिस टास्क बाय इशूइंग नेसेसरी कमांड्स टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो भी कमांड इसको दी जाती है डिफरेंट, ये उसके मुताबिक उस पर काम कर रहा होता है। Control unit also provide clock pulses that are used to regulate and control all operation in the computer system. अब कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनको वो एक क्लॉक पल्स जनरेट करता है जिसकी मदद से वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब कंट्रोल यूनिट के जो तीन बुनियादी काम होते हैं, कोई जो भी कंट्रोल यूनिट है इसके तीन इंपॉर्टेंट काम होंगे। सबसे पहले इट फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन जो पड़ी होती है, आगे हमें भी ये मशीन साइकिल देखेंगे, इसमें देखेंगे इसको डिटेल में। इसका सबसे पहला काम कि इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से फेच करना यानी कि लेना। मेमोरी में इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी कि अब कंप्यूटर ने क्या करना है, ये जो इंस्ट्रक्शन होती है ये मेन मेमोरी में पड़ी होती है। कंट्रोल यूनिट का ये काम होता है कि ये उसको मेन मेमोरी से उठाए और उसको सीपीयू में अपने पास यानी कि लेकर आए, इसको फेच करना कहते हैं। वो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा कहाँ से, मेन मेमोरी से। दूसरा काम उस इंस्ट्रक्शन को समझना, इंटरप्रेट करना कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया है, इसको इंटरप्रेट करना। टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, यानी कि उसने इंस्ट्रक्शन पढ़ी हुई थी मेन मेमोरी से, वो उठाई, अब उस इंस्ट्रक्शन को समझ रहा है कि मुझे करना क्या है। और थर्ड, इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और तीसरा, वो जो इंस्ट्रक्शन जब वो समझ जाएगा कि उसको करना क्या है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको चलाना, उसको सक्सेसफुली चलाना, ये कंट्रोल यूनिट के तीन बुनियादी काम होते हैं। मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करना, उसको इंटरप्रेट करना, समझना, और फिर उसको रन करना यानी कि उसको एग्जीक्यूट करना, उसको चलाना। आगे हम देखते हैं एक चीज, मशीन साइकिल। CPU uses a machine cycle to process each instruction. The four steps of a machine cycle or fetch, decode, execute and store. ये भी जो चीज हमने पढ़ी कि ये कंट्रोल यूनिट ये तीन काम कर रहा होता है। अब ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, इंस्ट्रक्शन जो चल रही होती है, इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर में कोई भी देते हैं और वो एग्जीक्यूट होती है, इस सारे प्रोसेस को मशीन साइकिल कहा जाता है। ठीक है, मशीन साइकिल से मुराद क्या है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पर चलेगी उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और हर दफा वही होगा, इसलिए इसको साइकिल कहा जाता है कि हर दफा वो चीज रिपीट होती रहती है। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या होती है, फैच, दूसरी डिकोड, तीसरा एग्जीक्यूट और चौथा स्टोर। ये मशीन साइकिल है जिसे वो चलता रहता है हर वक्त। अब इंस्ट्रक्शन फैच is a process of getting an instruction from the memory to execute. अब जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, जो काम
किया जाता है कंप्यूटर में, वो सबसे पहले मेमोरी में लोड होगा। अब मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन फेच की जाती है सीपीयू के अंदर, और फिर उसको क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, उसको समझेगा कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन सेट होगा पूरा कि इसमें बस मिसाल के तौर पर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, आपने कहा ऐड 1 और 2, आपने दो चीजों को ऐड करना है। अब ये एक इंस्ट्रक्शन है, अब इस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर ने पहले फेच किया। अच्छा, फिर उसने कहा अच्छा इसको डिकोड करना है, उसमें लिखा जी ऐड करना है टू नंबर 1 और नंबर 2 को हमने ऐड करना है, ये उसने डिकोड किया। अब तीसरे स्टेप में वो क्या करेगा, उसकी वो एग्जीक्यूशन लाएगा और उन दोनों नंबर को ऐड करके फिर उसको स्टोरिंग में ले जाएगा, उसको कहीं पर वो किसी एक रजिस्टर में स्टोर कर देगा, किसी एक मेमोरी में उसको स्टोर कर देगा। आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन, गेटिंग द रिक्वायर्ड डेटा, सीपीयू फाइनली एग्जीक्यूट, और फिर द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द रिजल्ट टू द मेमोरी इज कॉल्ड स्टोरिंग। कि जो ये प्रोसेस होता है जिसमें डेटा राइटिंग द रिजल्ट, अब राइटिंग द रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि वो उसको लिखेगा, कंप्यूटर के अंदर राइटिंग द रिजल्ट्स टू द मेमोरी इज कॉल्ड स्टोरिंग, कि वो उसको उस एक लोकेशन से उठाकर एक दूसरी लोकेशन होती है, अभी आगे आ रहे हैं रजिस्टर्स, उसको हम पढ़ेंगे, स्मॉल मेमोरी लोकेशन होती है, तो वो उसमें उसको क्या करता है, रख देता है, प्लेस कर देता है। इस चीज को यहाँ पर राइटिंग क्या कहा जाता है, या इसको स्टोरिंग कहा जाता है। अब these four operation collectively called a machine cycle, instruction cycles. The time required to fetch and decode instruction is called instruction time or I time. अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, आई टाइम या इंस्ट्रक्शन टाइम। एक इंस्ट्रक्शन को पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि उसको फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना और फिर स्टोर करना, इस सारे प्रोसेस में एक इंस्ट्रक्शन पे जो टाइम लगता है, जितना भी टाइम उस पर लगेगा, उसको इंस्ट्रक्शन टाइम या आई टाइम कहा जाता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एंड स्टोर इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम और ई टाइम। द टाइम रिक्वायर्ड टू फेच एंड डिकोड इंस्ट्रक्शन, फेच करना और उसको डिकोड करना, इसको इंस्ट्रक्शन टाइम कहा जाएगा। यानी इंस्ट्रक्शन ली, उसको फेच किया और डिकोड किया, ये इंस्ट्रक्शन टाइम, इसको जितना टाइम लगेगा इसको हम इंस्ट्रक्शन टाइम कहेंगे। और द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एंड स्टोर, उसको एग्जीक्यूशन टाइम और ई टाइम कहा जाता है। आई टाइम इंस्ट्रक्शन को लेना और उस फेच करना और उसको डिकोड करना, इस पे जितना टाइम लगेगा इस पे आई टाइम इसे कहते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करके स्टोर करना ये ई टाइम कहलाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फेच इंस्ट्रक्शन एक साइकिल बना हुआ है, ये रिट्रीव द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, यानी कि पहली इंस्ट्रक्शन, लेट से 10 इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, उससे पहली इंस्ट्रक्शन ली, उसको कंट्रोल यूनिट ने डिकोड किया, और उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ने उसको एग्जीक्यूट किया और फिर उसको स्टोर किया, और दोबारा से अब फेच करेगा अगली इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन हो गई, अब दूसरी इंस्ट्रक्शन, फिर तीसरी, और इस तरह से ये साइकिल कंप्यूटर में हर वक्त चलता रहता है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन होती है, ये क्या होती है, इसको इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। A set of all instructions that can be performed by a CPU is called instruction set. अब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वो परफॉर्म कर रहा होता है सीपीयू, उन सबको इंस्ट्रक्शन सेट आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि काफी सारी चीजों का सेट, तो इस तरह से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, अब 10 इंस्ट्रक्शन है तो वो एक सेट बन गया, इससे मुराद ये है। इंस्ट्रक्शन सेट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये जो इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन का जो सेट बना होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ये 4 इंस्ट्रक्शन होंगी, कोई भी इंस्ट्रक्शन का सेट है उसमें ये चीजें होती है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं उसमें, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे। अब अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या है, द इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं। लॉजिकल में हमने पढ़ा था अभी, लॉजिकल में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये लॉजिकल आ गया। अब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या है, द इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा from one component to another component during program execution are called data transfer instructions. अब देखिए, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में क्या था कि आपने दो नंबर्स को ऐड किया, अब वो जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आपने मेमोरी से उठाकर हार्ड डिस्क में स्टोर करना है। अब ये क्या है, डेटा ट्रांसफर, यानी कि ये इंस्ट्रक्शंस आपने पहले दी कि ऐड करो दो नंबर को। अच्छा, फॉर एग्जांपल
4 नंबर हैं, 2 को ऐड किया, 2 को ऐड किया, यानी कि सारी अगर मैं इकट्ठे करने चाह रहा हूँ, उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उन 2 को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनको कंपेयर करो, उनमें जो बड़ा है उसको कहीं पर स्टोर कर। ये एक एग्जांपल के तौर पर आपको दे रहा हूँ। अब वो जो डेटा आप कहीं पर स्टोर करवाना चाहते हैं, वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा। वो मेमोरी में पड़ा हुआ है, उसको उठा के आप हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहते हैं, तो ये क्या है? ये जो इंस्ट्रक्शन होगी कि इस लोकेशन को यहाँ से उठाओ और वहां पर लेकर जाओ, ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होगी। इसी तरह कंट्रोल ट्रांसफर, द इंस्ट्रक्शन used to change the sequence of instruction of a program are called control transfer instructions. These instructions transfer the execution control to certain part of program instead of a next instruction. क्या मतलब कि अभी हमने पढ़ा कि मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से तरतीब में पड़ी होती हैं। अच्छा, पहली चली एग्जीक्यूट हुई, दूसरी तीसरी इस तरह से वो चलती जाती हैं। अब जब पहली चली तो कंट्रोल दूसरी के ऊपर चला गया, वो चली फिर कंट्रोल तीसरी के ऊपर चला गया। अब कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि आप थर्ड इंस्ट्रक्शन से उठाते हैं कंट्रोल और 10 पे चले जाते हैं, बीच में स्किप कर देते हैं चीजों को। तो ये क्या हुआ? कंट्रोल आपने उसको शिफ्ट किया, कंट्रोल को आपने एक सीक्वेंस को आपने ब्रेक किया और कंट्रोल जो था वो उठाकर आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर गए। इसका मतलब होता है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन।